सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को सुधांशु का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए यशपाल की एक और कहानी, न्याय और दंड। जिस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा दी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले असहयोग आंदोलन का युग था। मैट्रिक की परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा थी। अपने पहाड़ी जिले के देहात में मामा के यहाँ चला गया था कि स्वास्थ्य सुधरेगा और कुछ दिल बहलाव भी होगा। उन दिनों मन में ये उथल पुथल भी थी कि अपना जीवन सफल बना सकने के लिए अपने कुछ सफल संबंधियों की तरह वकील बनने के प्रयोजन से कॉलेज में भर्ती हो जाऊं या देश के स्वतंत्रता के लिए विदेशी सरकार से असहयोग के कर्तव्य की पुकार पर आंदोलन के स्वयं सेवकों की सेना में भर्ती हो जाऊं। उस समस्या के समाधान के लिए आत्मिक बल प्राप्त करने के प्रयोजन से नित्य गीता का भी पाठ करता था। एक दिन पाठ के बाद खाली समय काटने के लिए एक गुलेल बनाने का विचार आया। बांस काटने और छील सकने के लिए घर में औजार न थे। औजार मांगने के लिए गांव की बस्ती से कुछ नीचे डुमनों की बखरी में धक्कू के यहाँ गया। ये भी ख्याल था कि धक्कू से ही बांस कटवा छिलवा लूंगा। डुमनों की बखरी में जाकर मालूम हुआ कि उस दिन 8 मील दूर व्यास के पतन पर कोई छोटा मोटा मेला था। धक्कू मेले में बांस की चंगेरे, पिटारियां और टोकरियां बेचने के लिए चला गया था। धक्कू के बाप को पिछले दिन बुखार आ गया था, इसलिए मेले में धक्कू अकेला ही गया था। धक्कू से पुराना परिचय था। बचपन में भी मामा के यहाँ कई बार गया था। माता पिता लाहौर में रहते थे। गर्मी की छुट्टी हो जाती तो मैं दूसरे तीसरे बरस मामा के यहाँ पहाड़ में चला जाता था। धक्कू से परिचय नया हो जाता था। बचपन में धक्कू के साथ गुल्ली डंडा खेलने में ये लाभ था कि उसका काम प्रायः गुल्ली उठाकर लाना रहता और मेरा काम टुल्ल मारना। धक्कू को धमकाया जा सकता था क्योंकि वो डूमने का लड़का था। उसके बाप और चाचा मेरे मामा और गांव के दूसरे खत्री राजपूत ब्राह्मणों की जमीनों में हल जोतते थे। उनके यहाँ की 5 खेतों में ढोते थे। हम लोग के यहाँ दूध फालतू होने पर डुमने अपना मिट्टी का बर्तन लाकर छाछ मांग ले जाते थे। किसी के यहाँ जानवर मर जाने पर जानवरों को ले जाना या कभी कभार कुछ अनाज लेकर ईंधन के लिए लकड़ी चीर जाना या इस गांव से उस गांव तक बोझा पहुंचा देना भी उन्हीं का काम था। जब मैं 6ठी और 8वीं कक्षा में था, धक्कू का चाचा विवाह करके डोमनी ले आया था और अलग बस गया था। धक्कू भी टोकरी बुनने या खाद ढोने और खेत की तिराई के काम में माँ बाप की मदद करने लगा था, परंतु मेरे कहने पर झड़बेरियों से बेर या दूसरे पहाड़ी फल चुनने के लिए साथ चल देता। पांधे जी के भांजे के कहने पर धक्कू के माँ बाप काम का हर्ज भी सह जाते। कांटों में धंसने का काम धक्कू करता और बेर या फल हम 3 भाग करके बांट लेते थे। 2 हिस्से मेरे, 1 हिस्सा धक्कू का होता। धक्कू ने इस पर कभी आपत्ति न की थी। ये मेरा परंपरागत अधिकार था क्योंकि डुमने मालिक लोगों की जमीन पर खेती करते थे तो फसल का 1/3 भाग ही उनका होता था। अब दिन का पहला पहर भी पूरा नहीं चढ़ा था। धक्कू के बाप से सुना कि लड़का व्यास के पतन पर मेले में गया है तो दिल बहलाव के लिए स्वयं भी उधर ही चल दिया। दोपहर तक मेले में पहुंच भी गया। मेले में नगाड़ा बज रहा था और अखाड़े में जोड़ छूट रहे थे। छोटे मैदान के किनारे अर्धचंद्राकार में 4-5 दुकानें हलवाइयों की, 6-7 बजाजे की और 8-10 बिसाती की और एक अच्छी दुकान बर्तनों की थी। 4 दुकानें चांदी और मुलम्मे के गहनों की भी थी। पहाड़ी ग्राम मधुए मेले का श्रृंगार किए भारी भारी लहंगे पहने और पीले लाल रंग से गंधाती नई पिछोड़ियां ओढ़े इन दुकानों के घेरे में बैठी थी। कभी वे घूंघट का पल्ला उठाकर आगे पीछे ताक भी लेती। घूंघट में से उनकी बड़ी बड़ी नथें झलक जाती। उनके गोरे चेहरे पर लाल पीले घूंघट से छन कर पड़ता प्रकाश उनके चेहरे और आंखों के कटाक्षों पर और पानी चढ़ा देता था। देहाती लोहार कुम्हार भी अपना थोड़ा बहुत सौदा लेकर आए हुए थे।
एक तरफ 3 ढूंढने छाछ चंगेरे पिटारियां और टोकरी लिए बैठे थे। धक्कू भी इन्हीं में था। 2 मास पहले से उसके घर भर में मेले के लिए सौदा बनाकर तैयार किया था। धक्कू की पिटारियां और टोकरियां अच्छी थी, उसका सौदा पहले बिक रहा था। उसके सामने मुल्ले में मिले अनाज का छोटा सा ढेर लग गया था। नकदी मिलने पर वो जतन से अंटी में खोसता जा रहा था। पूछने पर उसने बताया उसे 1 रुपया 12 आना मिल चुका था। लौटते समय राह अच्छी कट जाए इसलिए धक्कू से कह दिया साथ साथ चलेंगे, और मैं घूम फिर कर मेला देखने लगा। चौथा पहर लगते लगते धक्कू मुझे ढूंढता कुश्तियों के अखाड़े के पास आ पहुंचा। उसके हाथ में चमाचम कांसे की एक नई थाली थी। उसका सब सौदा बिक गया था। सौदे में मोल पाया अनाज भी उसने बेच डाला था और बिक्री से पाया सब दाम भी खर्च कर दिया था। उसने कई चीजें खरीद ली थी। कांसे की एक थाली, छोटी बहन के लिए कुर्ते का कपड़ा और 4 आने की तेल की जलेबियां। धक्कू ने थाली मेरी ओर बढ़ाकर कहा, मालिक देखो तो कैसी है। खत्री ने मुझे ठग तो नहीं लिया, 4.5 रुपए में दी है। मैंने स्वयं थाली कभी खरीदी नहीं थी, कांसे पीतल का भाव और दाम भी नहीं जानता। अपना अज्ञान प्रकट न करने के लिए कह दिया, ठीक ही है, फर्क होगा तो यही 8-10 आने का। मरने दो, 8-10 आने का क्या है मालिक। धक्कू ने बेपरवाही से कहा, इतना भी धोखा न दे सो बनिया क्या। मालिक मेरा बड़ा जी थाली में खाने का था, कभी थाली में नहीं खाया, सो इसमें खाने में ऐसा लगेगा जैसे सोने पर से उठाकर खाया। पड़ोसी देखेंगे तो सालों की आंखें फटी रह जाएगी। हमारी झोपड़ी के किवाड़ कमजोर है, हाँ जाकर उन्हें ठीक करूंगा। कोई मेरा थाली उठाकर ही न चलता बने। मालिक पूरे 2 महीने की कमाई है। हम लोग मेले की भीड़ से निकलकर खुली सड़क पर आ गए थे। धक्कू का कोयल जैसा रंग था, कोयल जैसा ही गला भी उसने पाया था। उसे सभी लोग गाने के लिए कहते रहते थे, वो हुक्म होने पर सुना भी देता था। वो थाली बजा बजाकर कांगड़े की झिंझोटी गाने लगा। गीत का भाव था, ब्राह्मण का छोकरा बेईमान हो गया, मेरे तो रो रो कर कपड़े भीग गए, धूप मेरे कुर्ते को सुखा नहीं पाया, आंखों की वर्षा भिगो नहीं पाई। आधे रास्ते में एक जगह बैठकर धक्कू ने दूसरी झंझोटी भी सुनाई। दिल की सांकल खुला क्या रे, मन में प्यास बसा क्या रे, बंदी को बिलगा दिया तूने। सूरज डूबने के एक घड़ी बाद ही हम लोग गांव लौटे। मामा ने मजाक किया, भांजा लाहौर में रहता है, इतना पढ़ लिख गया पर मेला देखने का शौक अभी भी नहीं गया। देखो तो मेले में क्या सौगात खरीद कर लाया है। तुम्हारी पहाड़ी मेले में मेरे खरीदने लायक हो ही क्या सकता है। मैंने उत्तर दिया और आंगन में बैठकर धक्कू से सुनी झंझोटी गुनगुनाने लगा। दिल का सांकल खुला क्या रे, खुला क्या रे। मामी ने फिर बोली मारी, मालूम होता है किसी छोकरी के पीछे मेले में गया था, किसी की नैन कटारी लग गई है क्या। हाँ उम्र भी तो आई है, यही तो वक्त है बेचारे का, ननद को संदेश भेजूंगी भाई। मैंने सफाई दी, ये तो धक्कू रास्ते में गा रहा था मेले में, उसने कांसे की थाली खरीदी है, रास्ते भर थाली बजा बजा कर गाता आया है। क्या गाला है, बहुत अच्छा गाता है। मामी ने विस्मय से होठों पर हाथ रखकर पूछा, धक्कू ने कांसे की थाली खरीदी? हाँ क्यों? मैंने हामी भर दी। कहता था उसे थाली में खाने का बहुत शौक है। बेचारे ने कभी थाली में नहीं खाया, 2 महीने की कमाई बेचारे ने थाली में लगा दी। क्या कह रहा था, तूने देखा? खरीदी तो अचरज क्या हुआ मामी? मामी ने असंतोष से विस्मय प्रकट किया। भांजे क्या पागल हो गया है? धानुक डुमने कांसे की थाली में खाने लगे तो ठाकुर ब्राह्मण क्या मिट्टी के बर्तन में खाएंगे? कौन कहता है तुमसे मिट्टी के बर्तन में खाने को? मैंने विरोध किया। तुम जैसे बर्तन में चाहो खाओ, वो जिसमें चाहे खाए। मामी पाव पटकती भीतर जाती बोली, ये सब तुम्हारे लाहौर में ही चलता होगा, हमारे यहाँ ऐसा अनर्थ कभी नहीं हुआ है और ना हो सकेगा। संध्या मामा जरा अबेर से आए थे। मामी ने उनके कंधे की चादर खूंटी पर टांगते हुए मेले से धक्कू के कांसे की थाली खरीद लाने की बात एक ही सांस में कह दी। मामा ने धक्कू को कई गालियां उसके माँ बाप और बहन के संबंध में दी। हाथ मुंह धोकर उन्होंने चौके में खाना खाया और पड़ोस में गांव के मुखिया के यहाँ इस विषय में परामर्श करने चले तो उनके साथ मैं भी हो लिया। मैं मन ही मन सोचता रहा,
आखिर क्या मुसीबत कर दी धक्कू ने। मुखिया के आंगन में प्रायः ही संध्या समय 4-6 आदमी आ बैठते थे। बीच में लकड़ी का एक कुंदा धीमे धीमे सुलगता रहता। पीतल का हुक्का, कली घूमती रहती। मुखिया खत्री थे। बदन सिंह और नजर सिंह राजपूत होने के कारण जरा नीचे थे, इसलिए कली से चिलम उतारकर तंबाकू पी रहे थे। मामा ब्राह्मण होने के कारण ऊंचे थे, वो भी पीतल की कली से चिलम उतारकर कश ले लेते थे। डुमनों के कांसे की थाली खरीद लाने के अनाचार और अधर्म पर बात हो रही थी। तर्क कम था, गाली अधिक थी। मामा समझा रहे थे, डुमनों के हाथ में बहुत रुपया हो गया है। आज थाली खरीदी है, कल घोड़ा खरीद कर सवारी करेंगे। तुम्हारी भैंस मर जाएगी तो वो क्यों कढेरेगा, कहेगा जैसा तुम हो वैसे हम हैं। क्या तुम्हारा दिया खाता हूँ? तुम्हारा क्या दबाव है पांधे जी? मामा ने समझाया, सरस्वती और लक्ष्मी का निवास नीच के यहाँ निषिद्ध है, जैसे राक्षस के यहाँ सीता माता नहीं रहे। नीच दब कर नहीं रहेगा तो नीचा क्यों रहेगा? बदन सिंह उबल उबल पड़ता था। अब शब्दों से डुमनों को ललकार कर कह रहा था, शाह जी लाठी से सालों को धरती पर बिछा दूंगा। तुमने देखा डुमनों को? बंधी लाठी लेकर चलता है। साले बंधी लाठी राजपूत के हाथ की चीज है कि इस नीच कौम के हाथ की? मेरा तो देखकर खून उबल गया है शाह जी। मुखिया ने डुमरों को गाली देकर समझाया, सालों के पेट में अन्न बहुत पड़ने लगा है। तुम ही लोगों की कृपा है, जहां आध शेर देते थे अब शेर दे डालते हो। हमें भी देना पड़ता है, क्या करें? सालों को हर घर से छाछ मिल रही है, हम ही ना दे तो क्या करें? सबको अपनी अपनी पड़ी है। सब कहते हैं पहले हमारा काम निपटा देंगे। उनकी आंखों के सामने चर्बी क्यों नहीं छाएगी? उन्हें दुनिया ऊपर नीचे दिखने लगी है। उन्हें ब्राह्मण ठाकुर नीचे दिख रहे हैं, अपने को ऊंचा समझ रहे हैं। कल तुम्हारे आंगन में आकर पीढ़े खाट पर भी बैठेगा तो क्या कहोगे? मुखिया तहसील के प्राइमरी स्कूल में 5 जमात पढ़े थे। मामा ने घर पर ही पोथी पत्रा बाँचना और कर्मकांड सीख लिया था। मुझे गांव में एकमात्र शिक्षित होने का गर्व जरूर था। उस अभिमान को दबा न सका। बोला, अब तो कांग्रेस और महात्मा गांधी ने फैसला दे दिया है, सब लोग बराबर हैं, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। मामा ने मेरी इस छोटे मुंह बड़ी बात पर मुझे सभी लोगों के सामने ही डांट दिया। तू पढ़ा लिखा है? तू गीता पढ़ता है? क्या लिखा है गीता में? वे जल्दी जल्दी कुछ उच्चारण कर गए जिसे किसी ने कुछ नहीं समझा। शायद समझा कि शास्त्र और धर्म का वचन है। मैंने इतना ही समझा कि मामा सर्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मे भयावह कहना चाहते थे। मैं क्षोभ में उठकर अपने आंगन में लौट आया। दूसरे दिन सूरज निकलते निकलते मामा, मुखिया, ठाकुर लोग गांव के बढ़ई और तीर्थ सभी लाठियां लेकर डुमनों की बखरी पर जा पहुंचे। धक्कू की थाली तोड़ दी गई, उनके जमा किए बांस व कथरिया फूंक दी गई, अनाज भरने की डोली भी तोड़ दी गई, झोपड़ी के किवाड़ भी तोड़कर फूंक दिए गए। धक्कू को 4-6 लाठियां और 2 दोस्त के माँ बाप और चाचा चाची को भी पड़ी। सब डुमनों ने धरती पर सिर रखकर अपराध के लिए क्षमा मांगी। मेरा खून उबलता रहा। आवेश वश में ना सका तो इस अन्याय के विरुद्ध रपट लिखाने तहसील की ओर चल पड़ा। अपने धर्म का पालन करते हुए ही मृत्यु श्रेष्ठ है का क्या मतलब? धक्कू हाथ में बंधी लाठी लेने और थाली में खाने का इच्छा न करे। मनुष्य के अधिकार और स्थिति उसकी योग्यता से नहीं, जन्मगत श्रेणी से ही निश्चय रहे। तहसील का रास्ता 6 मील का था। इतनी दूर जाने में सोचने का बहुत अवसर मिला। सोचा तो सोच में फंस गया। मैं तो सरकार के असहयोग करने वाले स्वयं सेवकों की सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। ये भी याद आया कि धर्म के मामले में अंग्रेजी राज हस्तक्षेप नहीं करता। हम धर्म के अंधविश्वास में जितने बेबस बने रहे, हाकिमों के लिए उतना ही अच्छा। चुपचाप लौट आया। मुझे क्रोध आया धक्कू पर ही कि उसने सत्याग्रह क्यों नहीं किया, वो अन्याय के विरुद्ध अपने मानव अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ा। फिर ख्याल आया, धक्कू का सत्याग्रह मामा, मुखिया, ठाकुरों की दृष्टि में पाप का ही आग्रह होता। धक्कू का सत्याग्रह द्विजों के स्वार्थ, परंपरागत विश्वास और धर्म ग्रंथों की दृष्टि से पाप होता। लड़ सकने के सामर्थ्य के बिना धक्कू की मानव अधिकार की इच्छा को न्याय कैसे माना जा सकता है? परंतु मैं अब तक निश्चय नहीं कर सका कि धक्कू लड़ता तो कैसे। पहले तो वो अपने ही विश्वास संस्कार से लड़ता और फिर अकेले लड़ता तो कैसे। धक्कू यदि
अपने जैसे सब लोगों को एक साथ मरने जीने को कहता तो श्रेणी संघर्ष और दोष फैलाने के लिए जेल जाता। शायद भगवान ने उसे इतनी बुद्धि ही नहीं दी कि अन्याय और अपना अधिकार पहचानता, अकेले जीवित रहने की अपेक्षा सामूहिक जीवन की बात सोचता। धक्कू अपने अपराध के लिए दंड पाकर और प्रायश्चित करके चुप रह गया और मेरे लिए परेशानी का कारण छोड़ गया। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर कार्यक्रम कहानियों का कारवां। यशपाल की कहानी न्याय और दंड। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और ज़िला या शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। हमारे बारे में अधिक जानने और पुराने कार्यक्रम सुनने के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। मैं आपका दोस्त सुधांशु। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।